Evening, everyone. Can you please confirm am I audible? Thank you, Bhavya. A very good evening, bete. Chalo. So, आज के सेशन में what we are going to discuss is basically targeting puzzles because we have been taking sessions, other sessions probably if you're already there with me in the previous sessions. हमने बेटे पिछले सेशन में जर्नल डिस्कशंस की थी कि किस तरह से हम लोग रीजनिंग के सेक्शंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज टू अटेम्प्ट क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड ऑल दैट, ओवरऑल पेपर का स्ट्रक्चर कैसा रहा. तो अगर थोड़ा सा हमने पेपर के स्ट्रक्चर्स को समझना चाहा, स्पेसिफिकली आज हम बैंकिंग और इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं बिकॉज जब मैं पजल्स की बात करता हूँ बहुत ज्यादा एसएससी या आरआरबी में पजल्स नहीं आती हैं. वुड बी बेसिक क्वेश्चंस ऑन डाटा अरेंजमेंट एंड सिटिंग अरेंजमेंट. बट बहुत सारे लोगों का जो बैंकिंग और इंश्योरेंस को टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, अब हमारे पास हमें पता है आईपीपीएस क्लरिकल के ऑलरेडी पेपर्स चल रहे हैं, एसबीआई पीओ का पेपर आने वाला है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस आल्सो. सो कुछ आज फंडामेंटली बिल्डिंग पे काम करेंगे कि हमें पजल्स के क्वेश्चंस को किस तरह से टारगेट करना चाहिए, हम क्या गलतियां करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन उसको लेके कैसा होना चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है. सो आज बेटे थोड़ा सा पजल्स के ऊपर ही पूरा डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स पजल्स के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है. जस्ट फॉर फ्यू ऑफ यू व्हिच कुड बी लिटिल न्यू टू अस, अभी तक उन्होंने सेशन नहीं लगाए हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले लेने लगा हूं कि हमारे पास जो पेपर आ रहा है बैंकिंग का, चाहे वो क्लरिकल है चाहे पीओ है, आईपीपीएस और एसबीआई की तरफ से, उसका पेपर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्पेसिफिकली रीजनिंग सेक्शन का. और फिर डेफिनेटली मैं सारा का सारा फोकस पजल्स की डिस्कशन पे ही आज करूंगा. So just as a feedback, just as a brush up of what the papers would basically look like. अगर बेटे आप क्लरिकल या मेंस के क्लरिकल या पीओ के प्री एग्जामिनेशन की बात करो, आई होप बाय दिस टाइम यू वुड हैव रियलाइज कि यहाँ पे मेरे पास क्वांट के भी 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं. और अगर मैं ध्यान से देखूं, आउट ऑफ दीज 35 क्वेश्चन इन रीजनिंग यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन ऑन पजल्स. अब ये पजल्स कॉम्बिनेशन बेस्ड हो सकती हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड हो सकती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड हो सकती हैं. उनमें से हम कुछ एग्जांपल समझेंगे कि किस तरह से उसको टारगेट करना है. बट यस, माय बेसिक इंटरप्रिटेशन में बेसिक फंडामेंटल इज कि अगर मुझे पेपर क्लियर करने हैं, वेयर आई वुड से कि 35 में से गुड स्कोर जो है वो 27 है. सो व्हाट डज दिस मीन्स कि अगर मेरा ये वाला पार्ट ही मिस हो रहा है एंड इफ आई एम नॉट एबल टू स्कोर दैट वेल एंड दैट टू विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, सो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैं अपने कट ऑफ्स को क्लियर कर पाऊंगा. मैं जब प्री या मेंस के एग्जामिनेशन की बात करता हूँ, पीओ और क्लरिकल दोनों में, प्री एग्जामिनेशन में माय एक्सपेक्टेड स्कोर इज टू टच 65, जिसमें से मुझे रीजनिंग में से ही कम से कम 25 टू 28 स्कोर करना है बच्चा. तो अंडरस्टैंड द आइडिया, मेरे पजल्स में से नॉर्मली 5 क्वेश्चंस के सेट आ रहे हैं. व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज ऑलमोस्ट लाइक 5 क्वेश्चंस into 4 or 5 sets. That is what you can expect in your pre-examination. Now what is expected from most of you would be कि जितने भी sets आ रहे हैं, I have to almost solve all of them or probably leaving one here and there. But yes, एक सेट को करने के लिए मुझे एवरेज प्री लेवल पे 3 से 4 मिनट लगाने और मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं. तो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि बेटे हमारा स्ट्रैटेजी किस तरह से रहना चाहिए इन पजल्स को टारगेट करने का. सिमिलरली आप देख सकते हो बेटे, जब आप पीओ मेंस में प्री में भी चले जाते हो, वहां पे भी 15 से 20 क्वेश्चंस पजल के हैं. अगर आप मेंस में चले जाओ तो मेंस में बेटे मेरे पास फिर से 50% क्वेश्चन पजल्स में आ रहे हैं. देखो आईपीपीएस एसबीआई क्लरिकल में हमेशा 20 से 25 पजल्स के क्वेश्चन ही हैं. सिमिलरली बेटे आप पीओ मेंस में जा रहे हो, वहां पे भी 20 से 25. दैट मींस अपार्ट ऑल फ्रॉम प्री टू मेंस हमारे पास ऑलमोस्ट 5 सेट्स आ रहे हैं पजल्स के, जिनको हम फोकस करने वाले हैं. कंफर्टेबल? तो आज सिर्फ ये समझना है कि इन पजल्स को कैसे हैंडल करेंगे. मैं फिर बोल रहा हूँ बेटे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव एनी क्यूरी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कीप पुटिंग अप द चैट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली लव टू प्रोबब्ली आंसर ईच ऑफ देम. फाइन, बिल्कुल बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू सम एग्जांपल्स ऑफ पजल्स, एक चीज बेटे देखो, जब आप रीजनिंग को प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज इस चीज से बाहर आओ कि कुछ रैंडम अप्रोच होती है. बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये है कि रीजनिंग को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि कुछ अप्रोच नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, कोई लॉजिक नहीं डेवलप किए, प्रैक्टिस कर ली और कभी सॉल्व हो गया कभी नहीं सॉल्व हुआ, वो प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट हो जाता है.
प्लीज इस चीज को समझो कि आपको जब रीजनिंग प्रिपेयर करनी है तो उसके पीछे भी कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं जिनको समझना है। बहुत जरूरी होता है सबसे पहले स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, लैंग्वेज को सही ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है बेटे। प्लीज जहां भी आप कोई भी ऐसी मिस्टेक करते हो जहां पर यू फील लाइक यार ये मैंने इस तरह से पढ़ा था बट ये एक्चुअली ऐसा नहीं था, इंटरप्रिटेशन शुड हैव बीन अदर वे अराउंड, प्लीज मेक श्योर नोट दैट पॉइंट वेरी क्लियरली। लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन अगर आप गलत कर रहे हो, बहुत बारी क्या होगा, पजल में आपने 3 या 4 मिनट स्पेंड किए, कुछ पढ़ा, लेकिन उसमें से लैंग्वेज में से कोई पर्टिकुलर पॉइंट गलत पढ़ लिया, उसकी वजह से बेटा पूरा अरेंजमेंट खराब होता है। वी एंड अप लूजिंग 5 क्वेश्चंस, दैट मींस अ लॉस ऑफ 6.25 मिनट्स और मार्क्स, एंड दैट टू अगेन अ लॉस ऑफ 5 to 6 मिनट्स। एंड द वर्स्ट थिंग इज वो मेरा प्रेशर क्रिएट कर देगा। मैं जो पजल का आंसर बना रहा था वो कहीं भी मैच नहीं कर रहा है किसी भी ऑप्शन से, एंड आई विल गेट टोटली पजल्ड अप एंड आई एम स्क्रूड अप इन द एग्जामिनेशन। मेरा एग्जाम उसी समय खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले बेटे राइट लैंग्वेज को फोकस करना सीखो, ठीक है। मैं बिफोर आई गेट डाउन टू दी पजल्स में 2-3 सिंपल पॉइंट्स पूछ रहा हूँ, आप राइट लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करते हो मेरे को वो समझना जरूरी है। तो सपोज मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि मेरे पास एक 12 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूँ। अगर मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे पास एक 12 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, वेयर 1 इज द बॉटम मोस्ट फ्लोर एंड 12 इज माय टॉप मोस्ट फ्लोर। ऑब्वियसली बेटा अगर कुछ ना दिया हो तो मैं मान के चलता हूँ कि 1 मेरा बॉटम मोस्ट फ्लोर होगा, 12 मेरा टॉप मोस्ट फ्लोर होगा। एंड लेट्स से डिसाइडेड कि हर फ्लोर पे आई वांटेड समथिंग न्यू। So let's say if I says I wanted to open up a gym on 8th floor from top. 5 seconds, give me the answer. Which floor will you opt for? बच्चे मेरे को एक पार्टिसिपेशन चाहिए फ्रॉम ईच ऑफ यू। तो अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मेरी बिल्डिंग में 12 फ्लोर्स हैं, 1 being the bottom most floor and 12th being the top most floor, and I wanted gym to be on the 8th floor from the top. Which floor I'm talking of? Karina says 5th floor. Rest all. Answer should come within 3-4 seconds बेटे, ये बहुत डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। Aman says 5th. Good Aman, good Karina. ठीक है। So when I'm saying 8 from top 8 has to be 12 minus 8 plus 1. Please try to understand the language very clearly. 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज ऊपर से 8 फ्लोर पे है तो उसके नीचे 4 फ्लोर्स और होंगी, अगर उसके नीचे 4 फ्लोर्स और हैं तो वो खुद किस फ्लोर पे होगा, हैज टू बी 5th फ्लोर। परफेक्ट, चलो गुड। अब मैं अगली स्टेटमेंट सपोज दे दूं, देयर आर 5 फ्लोर्स between gym and the swimming pool. So can you tell me quickly on which floor would you place swimming pool? There has to be 5 floors between gym and swimming pool. So which floor would you keep swimming pool? Karina, rethink about your answer. You have placed gym on the 5th floor and you wanted 5 floors between gym and swimming pool. Riyaz bete, gym has already been placed on 5th floor and you wanted 5 floors to be between gym and swimming pool. So which floor would you go for swimming pool now? ये लिंक्ड है ना स्टेटमेंट्स अभी। प्रेम बच्चे, जिम ऑलरेडी 5th फ्लोर पे है और मैं कह रहा हूं मुझे जिम और स्विमिंग पूल के बीच में 5 और फ्लोर्स चाहिए। सो बेटे अब स्विमिंग पूल कौन सी फ्लोर पे होगा, आपने जिम को ऑलरेडी 5th पे रख लिया है। गुड करीना एंड अमन, 11th। बच्चे देखो मैं एक ही क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं तो मेरे लिए इंटरलिंक स्टेटमेंट है। गुड भवेश्वरी, अगर मुझे उनके बीच में 5 फ्लोर्स और चाहिए, दैट मींस जो स्विमिंग पूल है वो 6 फ्लोर्स दूर होगा जिम से। सो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नीचे 6 फ्लोर आ जाऊंगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, दैट मींस स्विमिंग पूल हैज टू बी 5 + 6, दैट हैज टू बी ऑन द 11th फ्लोर। तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, उसका लिंकेज समझना है। अब सपोज नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं ऐसे कह देता, लेट्स से वांटेड टू प्लेस अ फूड कोर्ट आल्सो ऑन दिस बिल्डिंग, आई वांटेड दिस फूड कोर्ट शुड बी 7 फ्लोर्स away from swimming pool.
सो बच्चे 7 फ्लोर्स अवे फ्रॉम स्विमिंग पूल कौन सी फ्लोर होगी फूड कोर्ट? अमन सेज फोर्थ रेस्ट हॉल. क्विक रिस्पॉन्स बेटा, इसमें देखो टाइम नहीं होना चाहिए. गुड करेना एंड अमन, द आंसर हैज टू बी फोर्थ. अब फर्क क्लियर है बेटे, जब मैं 7 फ्लोर्स अवे जाने की बात कर रहा हूं तो बच्चे दैट इंक्लूड दी 7th फ्लोर इन इटसेल्फ. अब उनके बीच में 7 फ्लोर्स नहीं चाहिए, वो 7 फ्लोर्स दूर है, तो मैं डायरेक्टली फूड कोर्ट को कहां रख दूंगा? फोर्थ फ्लोर पे. परफेक्ट है. 11 से एक प्लेस दूर 10 है, लेकिन वहीं अगर मुझे उनके बीच में 7 चाहिए होता तो मैंने -1 करके 3 पे आ जाता. तो सबसे पहले बेटे ये नोटिस करो कि हम कहां पर लैंग्वेज को गलत पढ़ रहे हैं. बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो लैंग्वेज को गलत इंटरप्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है. ठीक है. तो ये गलतियों को नोटिस करने की, हमने लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने में कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट किया, या ऐसा तो नहीं था कुछ मैंने गलत पढ़ लिया जिसका मैंने इंटरप्रिटेशन गलत लिया, उससे आंसर गलत हो गया. बहुत जगह हम लोग वर्ड यूज करते हैं, फॉलोज, फॉलोड बाय, अवे का डिफरेंस, प्रीसीड, प्रोसीड है. इन लैंग्वेजेस को ध्यान से पढ़ना है. पहली चीज ये है. सेकंड बेटे, जब पजल्स को कर रहे हो तो उसके फॉर्मेट को समझो. बहुत जरूरी है ये समझना कि मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे देना है. हर क्वेश्चन अरेंजमेंट बेस्ड नहीं होता है, हर क्वेश्चन शेड्यूलिंग बेस्ड भी नहीं होता है, हर क्वेश्चन में आप टेबल फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो. अगर मैं एक ब्रॉडर साइड पे देखूं तो मेरे को पता है मेरे पास ऑलमोस्ट 9 to 10 पैटर्न्स हैं पजल्स की. हमें वो 9-10 पैटर्न्स आइडेंटिफाई पहले तो करने हैं. हाँ यार, ये कौन से पैटर्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मुझे ये समझना है कि वो कौन सा पैटर्न है, उसको स्टार्ट कैसे. Guys, just give me a minute. I don't know what is the technical glitch. I could not open the site. Just give me a second.
Okay, so sorry beta, so I'm back. Can you please confirm, am I audible? Is it things perfect on your end? But if somebody could confirm if the things okay from your end. Yes, thank you so much Aman and Riyaz. So I was talking about बच्चे जब हम puzzles को target करने की बात कर रहे हैं, puzzles में बहुत important है बेटे start का मतलब start में मैंने दो चीजें कही कि मैं start कर रहा हूँ तो पहले तो ये समझना है कि उसका formatting कैसे करना है एंड सेकंड बेटे हम लोग किस चीज पे काम करेंगे, स्टेटमेंट्स का लिंक कैसे बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से कुछ एग्जांपल समझा रहा हूँ, कुछ फॉर्मेट समझाऊंगा कि इसको किस तरह से देखना चाहिए था। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, आई वुड एक्सपेक्ट यू टू आंसर प्रॉब्ली विद इन 3 to 4 मिनट्स, ठीक है। सो कुछ पैटर्न्स को समझाऊंगा। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लुक डाउन टू द क्वेश्चन। Expect everybody will try this question and probably I'm giving you 4 minutes. Try to give me the right answer in 4 minutes. But you can keep putting up your doubts in the chat box. अगर कोई statement नहीं समझ आ रही होगी, anything that you want me to answer, keep typing in the chat box, ठीक है। Otherwise, you need to try this question and come out with the answer for these 3 questions first. So anybody who can answer me anything, any doubt that you need to address me. कोई statement नहीं समझ आ रही तो बेटे let me know, I definitely would explain. Otherwise, I'm starting with a very easy one. I've started with an easy one, probably to the level of what you can expect in a pre-examination, not something that will be targeting for the mains. Waiting for a response from one of you. कहां तक पहुंचा बेटे? Anybody who is close? Aman, Riyaz, anybody else who can say something? किसी को कुछ close हो? Sayer, Prem, Namrata, Karina, expecting an answer from your side.
Anybody who can say something बच्चे? If you can type something if you're close. चलो मैं एक बार ही समझा रहा हूं बेटे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, कहां से गलती होगी, प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट. Now when you look down to this question, probably the question was not of the type जहां पे लैंग्वेज बहुत टफ यूज की हुई थी. ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ पढ़ के समझ नहीं पा रहा. हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि फॉर्मेटिंग क्या है. देखो, जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये समझना है कि क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड कैसे, मैं उसको स्टार्ट कैसे करूं. बहुत सारे लोगों ने जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया होगा ना, तो कुछ ऐसे स्टार्ट किया होगा कि पहले, क्योंकि एक बिल्डिंग में 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 10 फ्लोर्स हैं, तो उन्होंने 1 से लेके 10 तक लिख लिया होगा, और फिर वो डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी फ्लोर पे कौन रहता है और वो कौन सी कंपनी में काम कर रहा है. बट सी द अंडरलाइंग प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन इज, जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूं, तो कितनी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जहां पर फ्लोर नंबर का रेफरेंस है. कितनी ऐसी स्टेटमेंट्स है बेटे जहां पर ये दिया हुआ है कि ये इस फ्लोर पे रहता है, या ये बंदा जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम कर रहे हैं या एचयूएल में काम कर रहे हैं इस फ्लोर पे रहता है. अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसी थी जहां पर ये दिया हुआ था दैट 6th फ्लोर इज वेकेंट. Rest of the statements are absolutely not talking about the floor number in any sense. किसी भी स्टेटमेंट में फ्लोर नंबर का रेफरेंस नहीं था. तो पहली गलती जो पजल्स में करते हैं या अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में करते हैं, हम हर क्वेश्चन में पहले से फ्लोर नंबर लिख लेते हैं या पहले से चेयर नंबर लिख देते हैं, विच इज नॉट राइट. इस तरह के क्वेश्चंस में जहां फ्लोर नंबर्स का रेफरेंस नहीं दिया होता, पहले से फ्लोर नंबर लिखने से विल प्रोबेबली वुड गेट इनटू अ फिक्स, हम इसको नहीं कर पाएंगे. मेरा पॉइंट समझ आया बच्चे? पहले 1 मिनट लगाकर क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग को समझो. इस क्वेश्चन में फ्लोर नंबर का रेफरेंस नहीं था, तो पहले से फ्लोर नंबर लिखने से प्रोबेबली माय पर्पस वुड नॉट बी सॉल्व, सो आई एम नॉट राइटिंग द फ्लोर नंबर्स. अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? लॉजिकली समझो बेटे, मेरे को लिंक्स बनाने भी जरूरी है. उसने क्या है, जो पीएनजी वाला है वो 4 फ्लोर्स ऊपर रहता है एचयूएल के, और सी जो है वो 2 फ्लोर्स ऊपर है पीएनजी के. तो पहली 2 स्टेटमेंट से व्हाट आई कैन लिख इज प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एचयूएल एंड सी. फिर बेटे ध्यान से देखो तो मेरे पास अगली स्टेटमेंट रिलायंस की है, लेकिन वो कहते हैं रिलायंस हाईएस्ट अमंग दीस 5 है. वो बेटे ऊपर 8 पे भी हो सकता है, 9 में भी हो सकता है. 7 फ्लोर्स है रिलायंस और इंफोसिस के बीच में. 6th फ्लोर वेकेंट है एंड द वन हु वर्क्स इन एचयूएल लिव्स अबव बी. सो प्रैक्टिकली इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास एचयूएल, पीएनजी और ये सी, इनमें लिंक नजर आ रहा था. अब ये हार्डली 2 या 3 मिनट का क्वेश्चन है, स्टार्ट कैसे दूंगा? देखो बेटे, जो पीएनजी है वो एचयूएल से 4 फ्लोर ऊपर है, तो मैं कहूंगा जो भी एचयूएल में काम कर रहा है, जिस भी फ्लोर पे एचयूएल वाला है, उससे 4 फ्लोर ऊपर मेरे पास यहाँ पे कौन होना चाहिए? द वन हु वर्क्स इन पीएनजी. मैंने पहले से फ्लोर नंबर्स नहीं लिखे बिकॉज एक्चुअल हो सकता है फर्स्ट पे हो सकता है सेकंड पे हो सकता है फिफ्थ पे हो, मुझे कुछ श्योर नहीं है. लेकिन जहां भी पीएनजी वाला है उससे 2 फ्लोर ऊपर आई नीड टू हैव सी. पहली 2 स्टेटमेंट मुझे क्लियर हो गई. फिर मुझे पता है 6 स्टेटमेंट में द वन हु वर्क्स इन एचयूएल लिव्स अबव बी. बी बेटे इसके तो नीचे होगा, कितनी फ्लोर नीचे वो भी क्लियर नहीं है. फाइन, ये बात क्लियर है बेटे. और एक लास्ट स्टेटमेंट में जाके देखो, मुझे दिख रहा था टीसीएस और पीएनजी. द एम्प्लॉय ऑफ टीसीएस लिव्स डायरेक्टली बिलो द एम्प्लॉय ऑफ पीएनजी. तो जहां प्रॉक्टर एंड गैम्बल है उसके नीचे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिख लिया. अब बच्चे इतना क्वेश्चन में क्लियर है, वी नीड टू हैव ओनली 5 पीपल. बिकॉज आई नीड टू हैव ओनली दीस 5 पीपल, दैट मींस बेटे जो सबसे नीचे होगा वो बी होगा और सबसे ऊपर सी होगा. और एक चीज क्लियर दी हुई थी यहाँ पे, जो सबसे ऊपर रहता है वो रिलायंस में काम करता है. तो दिस इज द सी हु हैज टू वर्क इन रिलायंस. और मुझे पता है रिलायंस और इंफोसिस के बीच में 7 फ्लोर्स हैं. नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6, बीच में एक छोड़कर फिर यहाँ पे कौन होना चाहिए? इंफोसिस. अब ये जो इंफोसिस वाला है वो डेफिनेटली बी होगा, क्योंकि बी ने एचयूएल से नीचे रहना था. एक और स्टेटमेंट मुझे दिख रही है, डी का कोई नेबर नहीं है, सो डी बेटे एचयूएल में काम करेगा, और ई के ऊपर एक ही रेजिडेंट है तो ई ऑब्वियसली पीएनजी में काम करेगा.
तो व्हाट इज लेफ्ट इज टीसीएस में कौन है, ए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट बच्चे। मोस्ट ऑफ यू प्रॉब्ली हैव कमिटेड अ मिस्टेक कि आपने पहले से 1 2 3 4 लिखा है और आप आगे क्वेश्चन में मूव ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मेरे को कुछ रेफरेंस ही नहीं मिल रहा था। या फिर सेकंड मिस्टेक क्या हुई होगी, मैंने लिंक्स नहीं बना पाया होगा कि किस स्टेटमेंट से आगे किसको लिंक अप करना है। अब बेटे फ्लोर नंबर निकालने के लिए बस एक ही स्टेटमेंट थी, दैट द 6th फ्लोर हैज टू बी अ वेकेंट फ्लोर। तो अगर मुझे 6th फ्लोर को वेकेंट रखना है, लॉजिकली समझो अगर इसे 1 रख लूं तो 2 3 4 5 6 6 पे टीसीएस आ जाएगा। सो दिस कुड नॉट बी 1। अगर मैं 1 को नीचे वेकेंट रख लेता हूं तो वी कैन अंडरस्टैंड नाउ द 6th फ्लोर कैन बी केप्ट एज अ वेकेंट फ्लोर। So that gives my case and obviously I'll be able to answer the question very easily. समझो बेटे, सबको क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग समझ आई, अपनी गलती रियलाइज हुई, कहां से हमने गलती की, हमारी किस वजह से क्वेश्चन प्रॉब्लली अड़ते हैं पेपर में। थैंक यू करीना। बाकी लोग भी बेटे, आई नीड अ पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड, आई गेट मोटिवेटेड जितना आप लोग बेटे रिस्पॉन्ड करोगे। थैंक यू अमन। अमन क्या गलती की थी बेटे, कैन यू टेल मी योर मिस्टेक। Share your mistakes बेटे, let's other learn from that. You need to learn from your mistakes, others should also learn from their mistakes. नम्रता को भी क्लियर है, गुड। चलो, सो आई होप ये पॉइंट सबको समझ आया बच्चे कि हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अगर मैं एक ब्रॉडर कैटेगरी में जाऊं 10 12 टाइप्स ही हैं जो रिपीट होती हैं, ठीक है। ओके अमन, तो वो स्टेटमेंट्स का लिंक ढूंढना बहुत जरूरी है। मैंने देखो पहले शॉर्टलिस्ट किया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई कुड हैव स्टार्टेड विद फर्स्ट। तो मैंने पहले थोड़ा सा देख लिया पीएनजी एचयूएल सी, फिर नीचे एचयूएल और बी था और टीसीएस और पीएनजी था, ठीक है। तो लिंक ढूंढो, उसकी राइट स्टेटमेंट्स को पकड़ो एंड वुड बी एन इजियर जॉब। आइडियली टाइम डिवोशन शुड, सच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 3 मिनट्स। एक और चीज कह रहा हूं, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है, वुड बी बेटर फॉर यू। सो आई एम पुटिंग अप द क्वेश्चन अगेन, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। एंड री-प्रैक्टिस दिस, प्रॉब्ली शुड नॉट टेक मोर देन 2 to 3 मिनट्स नाउ। अगेन सेज, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटे, देन मूविंग फॉरवर्ड। ओके, चलो, गिविंग यू अनदर प्रॉब्लम, मूव टू द अदर प्रॉब्लम। अगेन should ideally take 3 to 4 minutes. Try this question now.
So anybody who can come with the response? अच्छा, आई होप इतना क्लियर है. ये क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग वुड बी मोर ऑफ अ सर्कुलर टेबल एंड द बेस्ट पार्ट वाज एवरीबॉडी वाज फेसिंग इनसाइड. तो बेटा राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. तो सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है बिकॉज सिर्फ नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट से हटके क्या है, आपको एजेस दिए हुए हैं. एंड ऑब्वियसली बेटे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब एज की बात कर रहा हूँ तो द वन हु वाज बोर्न अर्लियर वुड बी ओल्डर एंड द वन हु वाज बोर्न लेटर वुड बी यंगर. Giving you one more minute, beta. Try to give me the answer. Keep taking screenshots along with it. You can take the screenshot for your further practice. Also, need to realize कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे. What could be a better way to do that? Okay. चलो मैं एक बार इसे समझाऊंगा. अगर मुझे इस क्वेश्चन को टारगेट करना था तो क्या करना था? Because probably you've taken already almost like 6 minutes. Should I would believe the right time of such question should not be more than 4 minutes. देखो, अब गलती कहाँ से हो रही है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहली तो बात इतना क्लियर है बेटे, जब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो दिस हैज टू बी मोर इन द फॉर्मेट ऑफ अ सर्कुलर टेबल. हर एक बेटे सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और इनका जो फेस है वो अंदर की तरफ है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द राइट हैज टू गो एंटी क्लॉकवाइज. इतना बच्चे आई होप सबको पता होगा. जब हम राइट की बात करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. सो जब मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ सर्कल फॉर यू पीपल. मुझे 8 लोगों को इस सर्कल में बताना बिठाना है. And it is right has to go in this direction because everybody is facing inside, so their right has to be towards this direction. ठीक है. अब बच्चे मैं स्टेटमेंट में सबसे पहले लिंक ढूंढूंगा. इंडिविजुअली बिल्कुल सॉल्व नहीं करें. देयर इज नो फन ऑफ राइटिंग डाउन 10 स्टेटमेंट्स ऑन योर पेपर एंड वेस्टिंग अप टाइम. सो मैं स्टेटमेंट में जब लिंक ढूंढना शुरू करता हूं तो पहली स्टेटमेंट है ओनली द वन बोर्न इन 1984. नाउ दिस वर्ड ओनली इज इंपॉर्टेंट. हियर इट बिकम्स अ कीवर्ड. जो 1984 में बॉर्न हुआ है दैट इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन जे एंड के. तो बेटे जे और के बीच में एक ही होना चाहिए. बट नॉट अ गुड स्टेटमेंट टू बिगिन विद बिकॉज इससे राइट लेफ्ट क्लियर नहीं हो रहा. फिलहाल मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जे राइट पे के लेफ्ट जे के लेफ्ट पे. बट अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट को देखता हूं तो कुछ क्लियरली स्पेसिफाइड है दैट एम हैज टू बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ के. तो बेटे इससे जे के 1984 और एम रिलेट हो जाएंगे. और एल और जे के बारे में उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी कुछ बताया हुआ है. तो स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे k को ले लेता हूं तो आई सेज m हैज टू बी सेकंड टू द राइट ऑफ k. m इधर आ जाएगा. एंड नाउ बिकॉज ओनली वन हैज टू सिट बिटवीन j एंड k, तो बेटे दिस हैज टू बी j एंड दिस वाज द वन हु वाज बोर्न इन 1984. आई होप इतना स्टार्ट सबको समझ आया कि मैंने एक तरह से j के m और 1984 की पोजीशन फिक्स कर ली. अब वो कह रहे बेटे L इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ J. अगर यहाँ पे J है तो इसके 3 प्लेसेस राइट पे यहाँ L होगा. एंड बोथ L एंड J वो बॉर्न बिफोर 1980. अब 1980 से पहले बेटे जो पॉसिबल ईयर ऑफ बर्थ है वो 71, 75 और 79 है. तो इन दोनों के लिए जो मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं वो ये 3 पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं. ठीक है बच्चा. अब अगली स्टेटमेंट में कह रहे हैं P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ N. I could not relate because अभी P N दोनों नहीं दिख रहे हैं. बट देन N who is the eldest, तो जो eldest है बेटे वो 71 में बॉर्न हुआ होगा.
यहां से 71 की ऑप्शन खत्म हो गई। N71 में बॉर्न हुआ है, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J और M। N बेटे अगर J के साथ भी नहीं है और M के साथ भी नहीं है, सो N के लिए यही पोजीशन रहेगी। एंड P अगर N का नेबर नहीं है तो P के लिए बेटे यही पोजीशन रहेगी। सो बेटे मेरे पास ऑलमोस्ट सारे फिक्स हो गए हैं, सिर्फ दो लोग बच रहे हैं। फाइन। अगली स्टेटमेंट में बेटे वर्ड फिर से इंपॉर्टेंट था, R इज ओल्डर देन ओनली M। R सिर्फ एक ही से बड़ा है और वो ओनली M है, मतलब R was the one who was born in 1985 and M was the one who was born in 1980। R अगर सिर्फ M से बड़ा है तो M सबसे छोटा होगा और R सेकंड यंगेस्ट होगा। तो बेटे M मुझे पता लग गया कि कब बॉर्न हुआ है, he was the youngest of all, 1990 में हुआ होगा, और R 1985 में बॉर्न हुआ होगा। एंड R is sitting second to the left of P, so obviously R यहाँ पे आ जाएगा, the one born in 1985। कंफर्टेबल बच्चे? अगली स्टेटमेंट में दिया हुआ है J is younger than L। तो बेटे J अगर यंगर है तो J बाद में बॉर्न हुआ होगा, L पहले बॉर्न हुआ होगा। एंड K was born before O। we can understand N eldest था, 1971 में था। अब जो मेरे पास ईयर्स बचे हुए हैं बेटे, मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास सारी एलोकेशन हो चुकी हैं। व्हाट इज लेफ्ट इज 80 एंड 81। सो K was born before, that means he was born in 1980 and A was the one who was born in 1981। ध्यान से देखो बेटे, should not take more than 3 minutes। Everybody try to understand बेटे what was the format of the question। फिर से मैंने सिंपल किया, एक तो देखा कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है, राइट लेफ्ट किधर है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज उसकी लिंक इंपॉर्टेंट है। किस क्वेश्चन से स्टार्ट किया, किस स्टेटमेंट स्टार्ट किया, आगे उसको किससे लिंक किया, वुड बी इजियर जॉब। कैन यू प्लीज कंफर्म बेटे, समझ आया? और अगर कोई भी स्टेटमेंट में डाउट है तो लेट मी नो। एंड प्लीज कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो। इफ यू फॉरगेट द यूजिंग द वर्ड्स ओनली हियर, एल्डेस्ट का मतलब क्या है, ऑब्वियसली मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है? सो R इज ओल्डर देन ओनली M वुड सिग्निफाइज M यंगेस्ट और R सेकंड यंगेस्ट है। Can few of you please confirm, is it okay बच्चे? गुड करेना, रेस्ट ऑल गुड। चलो ठीक है, अगले फॉर्मेट पे मूव कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि कुछ नई चीज है, बट आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेट थोड़ा सा अलग होगा। पहले दो सेट्स कहीं ना कहीं थोड़े अरेंजमेंट बेस्ड थे, ठीक है? पहले में मोर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट था, सेकंड में सर्कुलर अरेंजमेंट था। थर्ड सेट थोड़ा सा बेटा अलग होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड फोकस कि उसमें कैसे इंफॉर्मेशन दी, उसमें क्या करना चाहिए। सो ट्राई दिस सेट। Definitely, but I'll get back. You can take the screenshot side by side, Riyaz, also. For everybody else, just give me a second. I'm going back so that, Riyaz, can you take a screenshot fast? And let me know when you take the screenshot, I'll move forward. I hope it's okay now. I'm moving forward. Okay, you can take a screenshot of this as well, the answer. Fine. Moving forward, bete. Chalo. Try this question. Everybody should try this. Perfect, Riyaz. Riyaz, take the screenshot of this, the question, and then try to solve this question in next 4 minutes.
Try to concentrate on each and every word because obviously बेटे individually नहीं solve होगा. You have to take every statement into consideration and then move forward. And again, let's now understand this is not anymore an arrangement based question. So इसको आप बच्चे normal linear या circular arrangement से नहीं कर पाओगे ना. तो आपको थोड़ा सा समझना है कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए. How should we go about this question? Anybody who can tell me what you are trying right at the moment? आप इसका फॉर्मेट कैसे बना रहे हो? Can anybody share what is the format that you are using to answer this question? If you are trying this question, what is your idea of trying? Good, Karina. Right round. Fine. So the better idea of attempting such question would always be to draw a table and put some crosses or ticks or putting some pass and fail to understand किस रो में कितने पास हैं, किस कॉलम में कितने पास हैं, कितने फेल हैं. Good, Karina. Rest all. Keep trying. Chinti, yes, you can make a flow chart, but I would suggest you बेटे इस क्वेश्चन में better होता है if you can form it to a tabular format. फ्लो चार्ट में नॉर्मली कंफ्यूजन क्या आती है, वन वे फ्लो चार्ट बना पाते हो, सेकंड वे फ्लो चार्ट मूव करने में प्रॉब्लम हो जाती है बेटा. ठीक है, तो जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो या तो आप स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे या सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे. बोथ वे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है. तो जब भी आपके पास दो वेरिएबल हैं, स्पेशली क्वेश्चन लाइक दिस जहां पर नाम है और सब्जेक्ट्स हैं, या नाम है या कुछ डेज की बात हो रही है, where a thing could occur on more than one day, a person can pass in more than one subject or somebody can speak more than one language. जब वन टू वन ना हो तो फ्लो चार्ट नॉर्मली कंफ्यूजन क्रिएट करता है बेटे. अवॉइड गेटिंग इनटू फ्लो चार्ट्स. मैं समझाने लगा हूं बेटे, अगर देखो इस क्वेश्चन को मुझे करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, अगेन बिकॉज यू ऑलरेडी टेकन 6 मिनट्स. मैं इसको समझाऊंगा. अगर बच्चे मेरे को इस क्वेश्चन को पेपर में बैठा हुआ हूं, आई विल रीड दिस क्वेश्चन फॉर अ मिनट. मैं इस क्वेश्चन में इस तरह से टेबल क्रिएट कर लूंगा. अब इस टेबल में मुझे फायदा क्या होता है, मेरे को काउंटिंग करनी बहुत आसान लगेगी कि मेरे को रोज और कॉलम्स में काउंटिंग कैसे करनी है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटे, जहां भी मुझे पता है कोई पास हो रहा है मैं टिक लगा दूंगा, और अगर कोई फेल हो रहा है तो मैं उसमें क्रॉस लगा दूंगा. ठीक है, अब पहले अगर मैं पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करूं तो फर्स्ट पैराग्राफ का प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मुझे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये दिया हुआ है कोई एक है जो सब में पास है, कोई एक है जो सब में फेल है, बट वो कौन सा है वो मुझे क्लियर नहीं होगा. So I would probably start with a statement which says A passed in Hindi, B failed in social science. So बेटे A passed in Hindi में यहाँ टिक कर रहा हूँ, पास का मतलब मेरे लिए टिक है. B failed in social science यहाँ क्रॉस कर दूंगा. C passed in maths, good Karina, very good बेटे. C passed in maths. करीना का देखो बेटे हो गया because probably she was going with the right approach. Should take probably 4-5 minutes. ठीक है, but good Karina because the approach was right, she was able to get that. अगला देखो बेटे, D passed in science and E failed in English. So this is the thing that I'll start with.
अब वो कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास्ड इन मैथ्स। बेटे मैथ्स में बाकियों के कंपैरेटिवली सबसे कम होने चाहिए, एक है, दो, तीन, कुछ भी हो सकते हैं। बट देन द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज देयर वर एग्जैक्टली टू हु पास्ड इन हिंदी। अब प्रैक्टिकली क्या होगा, अगर हिंदी में दो पास हैं, एक ए है, कोई एक और होगा, वो तो श्योर नहीं है। बट मैथ्स में क्योंकि मिनिमम थे तो हिंदी से तो कम होंगे, एक ही पास होगा। सो आई कुड आइडेंटिफाई कि वो एक जो मैथ्स में पास है वो सी है, रेस्ट ऑल हैज टू फेल इन मैथ्स। ये ऑप्शन नेगेट हो गई सारी। अब मेरा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इजी हो रहा है, तो मैंने कह दिया कि वो सी है जो मैथ्स में पास है। एंड देन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस में भी 3 पास हैं और साइंस में भी 3 पास हैं। यहां तक बच्चे मुझे दिया हुआ था। अब मेरे को ऊपर वाली स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। पैराग्राफ में उसने पहली स्टेटमेंट कही हुई थी दैट वन ऑफ देम पास्ड इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। कोई एक है जो सब में पास हो रहा है। बहुत सिंपल दिख रहा है, वो जो सब में पास हो रहा है दैट हैज टू बी सी, बिकॉज रेस्ट ऑल हैज फेल्ड इन मैथ्स। गुड करीना, ठीक है। रेस्ट ऑल प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग बेटे, आई गेट बी मोर मोटिवेटेड। आप लोग अगर रिस्पॉन्ड करते हो आई अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा है। तो ये सी वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, कोई एक सब में पास है, वो बेटा सी ही हो सकता है बिकॉज बाकी सब मैथ्स में फेल थे। Apart from Karina, can you tell me something at this point now? What else you can identify apart from Karina? Somebody who is attentive, see something more that is very clear here. किस सब्जेक्ट का क्लियर हो गया मुझे? Please try to look at this table. One thing is very clear now. किसी एक सब्जेक्ट का मुझे क्लियरली दिख रहा है अब सारा? Please बेटे try to be more responsive. मुझे क्या दिख रहा है बेटे? You need to look at your visualization has to be strong. Otherwise कभी good नमन। हिंदी के मुझे दो चाहिए थे, वो दोनों मिल गए, तो मैं बाकी हिंदी के क्रॉस कर सकता हूं ना। बाकियों का भी मुझे कुछ श्योर नहीं है, बट हिंदी इज वेरी क्लियर। फाइन। अब बेटे अगली लाइन में वो कह रहे हैं वन फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। कोई एक सब में फेल है, ध्यान से देखो तो बच्चे वो कोई भी हो सकता है। बी भी सब में फेल हो सकता है, ई भी सब में फेल हो सकता है, एफ भी सब में फेल हो सकता है। बट देन वन पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, कोई एक ही में पास है, वो डी एफ में से कुछ भी हो सकता है। बट वन फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, कोई ऐसा है जो एक ही में फेल है। बी डी ई एफ कम से कम दो में फेल थे, तो द वन हु फेल्ड इन एग्जैक्टली वन हैज टू बी ए। कोई एक ऐसा है जो एक ही में फेल हो रहा है बेटे, बाकी सब कम से कम दो में फेल हो रहे थे, तो अगर कोई एक ही में फेल हो रहा है तो वो पक्का ए होगा। परफेक्ट। अब इससे फायदा क्या हुआ, जब मैंने ए के चारों टिक किए तो बेटे ये साइंस के ध्यान से देखो तो 3 मिल गए, मतलब बाकी सारे साइंस में फेल होंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे कहा हुआ है कोई एक है जो सब में फेल है, ठीक है, वन फेल्ड इन ऑल, one passed in exactly one subject and rest two has to pass in two subjects each. अब मुझे कोई दो ऐसे ढूंढने हैं जो दो सब्जेक्ट्स में पास होंगे। ध्यान से देखो तो बच्चे बी दो सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो सकता, बी मैक्सिमम एक में ही पास हो सकता है, ई भी एक ही में पास हो सकता है। तो जो दो में पास होंगे वो डेफिनेटली डी और एफ है। पॉइंट ध्यान से समझो बेटे, कोई दो ऐसे हैं जिन्होंने दो सब्जेक्ट्स में पास होना है, वो बी और ई नहीं हो सकते, उनका एक एक स्पेस ही बचा है। तो डी भी दो में पास होगा, एफ भी दो में पास होगा। एफ अगर दो में पास है तो ही हैज टू पास इन साइंस एंड इंग्लिश। इससे क्या हुआ, साइंस के 3 मिल गए, यहाँ पे क्रॉस आ जाएंगे। सो ई वाज द वन हु पास्ड इन नन ऑफ द सब्जेक्ट, फेल्ड इन ऑल। डी ने दो में पास होना था बेटा, वो इंग्लिश में पास होगा। बी का एक में पास होना जरूरी था बिकॉज जो सब में फेल था वो मुझे मिल गया। कोई एक ऐसा चाहिए था जो एक ही में पास है, दैट वुड बी डेफिनेटली बी। नाउ ट्राई टू लुक एट द स्टेटमेंट्स बेटे। तो हमें उसका फॉर्मेट भी समझना है और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज की देखनी है कि मैंने उसको यूज कैसे कराना है। एवरीबॉडी हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द आंसर एंड प्लीज कंफर्म बेटे, कुछ पूछना है, क्लियर हुआ? पेपर में आपको जाके अल्टीमेटली खुद हैंडल करना है बच्चा। यू नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप्स एंड एप्रोप्रिएटली अप्लाई इट। इज एवरीबॉडी कंफर्टेबल?
थैंक यू अमन, थैंक यू भव्या, थैंक यू करीना। चलो, सो एक्सपेक्टिंग थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, फॉर्मेट समझ आ रहे हैं बच्चे। अगले सेट पे मूव कर रहा हूँ। अगेन दिस इज एन इजियर वन, आई होप सभी के लिए हो जाएगा। पिछला थोड़ा सा मुश्किल था, तो आई केप्ट एन इजियर वन नाउ टू गिव यू अ लिटिल कंफर्ट जोन। प्री में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटे। This was an easier one, was expecting you to solve it quickly. Bhavya, Karina, Jitin, Aman, anyone you can come with the answer? Good, Aman. अमन एक बारी आंसर क्रॉस चेक किया? गुड, ट्यूसडे T2। ओके, एक बारी दोबारा से देख बेटे। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड अमन।
11th का ए और डी? गुड अमन, 11th का डी, वेरी गुड. भव्या, very good. So for how many hours does Q practices? Good बच्चे. 12th is B. So what should be the answer to question number 13 now? अब हो गया बेटे, जल्दी से 11, 12, 13 का आंसर लिखो जिनका हो गया. नहीं अमन, try to be little more conscious of what is the set that you have created. गुड करीना, PRS. चलो मैं एक बार फिर भी करवा देता हूँ बच्चा. देखो इस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज क्लियर है, यहाँ पे मुझे पहले से डेज लिख लेने चाहिए. रीजन भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स क्लियरली डेज की बात कर रही है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एरिया नहीं आएगा उसकी वजह से, क्योंकि उसने पहली स्टेटमेंट में देखो दिया हुआ है पी प्रैक्टिसेस ऑन ट्यूसडे, इस प्रैक्टिसेस ऑन थर्सडे. फिर बेटे उसने सेकंड स्टेटमेंट में डे की बात नहीं की है, बट थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं एवरी अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे कंसिस्ट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3. व्हाट डज दैट क्लियरली मीन? कि कहीं ना कहीं मुझे डेज लिख के उसमें एलोकेशन करना चाहिए, वुड बी लिटिल मोर इजियर. तो अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना होगा तो बच्चे मैं पहले से ही कुछ ऐसा बना लूंगा. मुझे पता है दैट वीक हैज टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड हैज टू एंड अप ऑन थर्सडे, सो हैज टू गो इन दिस ऑर्डर. अब P has to practice on Tuesday, so let's start off writing with P here. Good Karina. बेटे P practices on Tuesday, next practices on Thursday. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है R has to be more than T. तो जब मैं एलोकेशन ऑफ आर्स करूंगा तो I'll keep sure कि R T से ज्यादा है, एंड Q लेस देन U है, so U has to be more than Q. फिर every alternate day starting from Tuesday I have to have a decreasing order multiple of 3. अब बेटे 10 तक 3 के कितने मल्टीपल्स हैं? 3 ही मल्टीपल्स हैं. डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो नंबर ऑफ आवर्स हैज टू बी 963. परफेक्ट. नेक्स्ट क्या हुआ है? ऑन एवरी अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे देयर हैज टू बी प्राइम नंबर्स. और एक चीज क्लियर थी, एवरीबॉडी हैज टू आंसर फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स. अब प्राइम नंबर्स में मेरे पास 2, 3, 5 और 7 है, इसमें से 3 ऑलरेडी यूज हो चुका है. तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स रखूंगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 7 आएगा. कंफर्टेबल? गुड करीना. तो मेरे ऑर्डर बहुत जल्दी फिक्स हो गया, 9, 2, 9, 5, 6, 7, 3. अब मुझे पता है R and Q हैज टू प्रैक्टिस ऑन 2 कंसेक्टिव डेज. वो 2 कंसेक्टिव डेज बेटे यही हो सकते हैं, यहाँ पे एक RQ होगा और दूसरा यहाँ होगा. ठीक है. अब आई वांटेड टू कीप R ग्रेटर देन T. बेटे देखो R अगर T से बड़ा है, R7 और T 2 या 5 हो सकता है, R3 के लिए भी T 2 हो सकता है. बट इफ U हैज टू बी केप्ट ग्रेटर देन Q, अगर मैं Q को 7 रख लेता हूं तो U 5 और 2 दोनों केसेस में छोटा आ जाएगा. दैट मींस Q कुड नॉट बी 7. अगर Q 7 हो जाता तो U से बड़ा ना 5 पे आ सकता है ना 2 के लिए आ सकता है, तो Q पक्का 3 होगा. और अगर U से बड़ा है तो वो पक्का 5 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? T. इजी वन. सो प्री में बेटे कई बार बिल्कुल देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैंने कुछ मिक्स ऑफ क्वेश्चन रखे हैं. ये क्वेश्चन ज्यादा स्टेट था, मोड ऑफ अरेंजमेंट बेस्ड था, साथ में थोड़ा सा बस नंबर्स को समझना था कि प्राइम नंबर्स कौन से यूज करने हैं, हमारे 3 के मल्टीपल्स कौन से यूज हो रहे हैं. अगेन आइडियल टाइम ऑफ डिवोशन और सच क्वेश्चन probably would be followed by 4 or 5 questions, should not take more than 3-4 minutes. I again expect यहाँ पे बेटे स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अमन बच्चे छोटी सी गलती थी, आपका जो लास्ट क्वेश्चन था एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ. बेटे that was talking which of the following persons has worked for more number of hours than you. तो बेटे U से ज्यादा कितने लोगों ने काम किया? 5 से ज्यादा. Could be R, S and P both 3. ठीक है. So right option should be P, R and S. Even S has worked for 6 hours, which is more than you. Good. Rest all बेटे, I hope ये concept clear हो गया. चलो गिविंग यू अनदर पजल. नेक्स्ट पजल बेटे जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है बिकॉज आई पिक्ड इट फ्रॉम द मेंस ऑफ पीओ. ठीक है. सो कुड बी लिटिल टफ फॉर फ्यू ऑफ यू, ट्राई टू टारगेट दैट.
दिखा रहा हूं बच्चे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर उसको ट्राई करो. When you're preparing for your mains, you can probably expect a certain tougher questions could be something like this. So target this question now. Acha, anybody who can explain me just the first paragraph? What does the first paragraph wanted to say? Now this was a little tough one, so I want you to probably shortlist this question into a certain parts. Just can you let me know what does this line means? Just the first paragraph. Each country send a list of 3 applications in each of the 4 fields. Good, Aman. Okay. We had 5 countries, total of 4 fields. So everyone would send 4 into 3, 12. So total application sent was 16. Good, Karina. And out of them, finally 2 less than half of the total number of selections were there. 60 ka half, 30 minus 2. So total number of selections are 28. और ये अब जो डाटा बनाना है वो किसका बनाना है? फाइनल सिलेक्शंस का. ठीक है. So that means the total number of selections were 20, which has to be distributed among 5 countries and 4 fields. परफेक्ट है. अब बच्चे इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करोगे? अगर आप स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हो तो फिर से क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? सी, मैं भी आंसर नहीं बता रहा, बट व्हाट आई डू वुड बी आई प्रोबब्ली वुड फॉर्मेट इन दिस फैशन अगेन. आइडियली बेटे क्या करूंगा, मुझे जो टोटल एप्लीकेशंस चाहिए वो 28 चाहिए. चारों फील्ड्स का मिलाकर बेटे 28 होना चाहिए. पांचों कंट्रीज का मिलाकर भी 28 होना चाहिए. ठीक है. तो दिस वेज एज वेल एज दिस वेज आई नीड अ टोटल ऑफ 28 सिलेक्शंस. और बच्चे मैं इसमें अब डाटा में कुछ ऐसा लिखूंगा कि मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि सपोज मुझे यहाँ पे अगर मैं 1 लिख देता हूँ तो मैं कहता हूँ यूएसए में अगर फिजिक्स से 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा. सो लॉजिकली आपको वो समझना है. जैसे मैं सेकंड स्टेटमेंट अगर देखूं, एग्जैक्टली 2 एप्लीकेशन सिलेक्टेड इन फिजिक्स फ्रॉम यूएसए, तो अगर फिजिक्स इन यूएसए 2 है तो मैं इसको 2 लिख दूंगा. ठीक है. और मैं एश्योर करूंगा कि टोटल जो फिजिक्स आ रहे हैं वो फिजिक्स के कॉलम में टोटल इक्वल हो जाए, और जो यूएसए में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो यूएसए की रो में आ जाएंगे. ठीक है. So more of again a data arrangement based question, a table formation based question based on numbers. Giving you 2 more minutes, try to understand this. Okay, chalo, let's go step by step. You'll tell me what would be the interpretation of this first line. I'm going step by step. You'll tell me what would be the interpretation of first line.
Anybody? It says the number of selections in economics was exactly half the number of selections in each of the other fields. फिर देखो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन को देखूं तो इकोनॉमिक्स की जो सिलेक्शन का नंबर है वो बाकी सबके हाफ है। दैट मीन्स अगर इकोनॉमिक्स में x सिलेक्शन है तो बाकी सब में बेटे 2x सिलेक्शन होंगी, या फिर मैं ऐसे ले सकता हूँ बाकियों में x और इकोनॉमिक्स में हाफ x है। बट व्हाट इट सेज क्लियरली इज इकोनॉमिक्स हैज टू बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ ईच ऑफ द अदर। सो अगर बाकी सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में 2x सिलेक्शन है तो इकोनॉमिक्स हैज टू हैव x नंबर ऑफ सिलेक्शंस। फाइन। मैं फिर बोल रहा हूं बेटे, व्हेन यू आर सिटिंग फॉर योर मेन एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑफ दिस लेवल। अब मुझे पता है मेरी टोटल सिलेक्शंस 28 हैं, सो इन चारों चीजों का जो सम होगा आई वुड से ये 7x 28 होना चाहिए। दैट वुड गिव मी x इज इक्वल्स टू 4। सो व्हाट डज इट वांटेड टू एम्फसाइज, इकोनॉमिक्स में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस 4 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में द नंबर ऑफ सिलेक्शन हैज टू बी 8 ईच। सब बेटे पहले इस लैंग्वेज को देखो, समझ आया सबको? Is everybody okay with the statement number 1? Please confirm, बच्चे, then only I'll move forward. Okay, Aman? Good. Apart from Karan and Aman, why only these two people are responding, बच्चे? We have other people in the class. Bhavya, making sense to each of you. Jintin, Damini, Karina, Namratna. Karina is responding. Riyaz, Syar. Bachche, please keep asking me if you're not comfortable with something. We need to learn stuffs, na? Probably this is the stuff that you have to encounter in the final exam also. So please confirm. चलो, assuming ये सबको इतना समझ आया बच्चे, I'm moving a little bit. Second statement बेटे मैंने already समझा दी. It says exactly 2 applications were in physics. Third, वो कहते there was no selection in economics from UK, but otherwise every country including UK has at least one selection in each field. अब बच्चा मुझे क्लियर है कि इकोनॉमिक्स की यूके में 0 सिलेक्शंस हैं, यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं हो सकती, बट बाकी हर सेल में कम से कम 1 चाहिए। सो व्हाट वी कैन फिगर आउट इज, इकोनॉमिक्स में अगर 4 हैं तो बटे 4 का एक ही पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है, 4 सेल्स बचे हुए 1 1 1 1। 8 को मैं भी बहुत सारे तरीकों से 5 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बट इकोनॉमिक्स के लिए एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, दैट वी हैव टू हैव 1 in each of USA, China, Germany and France. अगली स्टेटमेंट कहता है मेडिसिन में फ्रांस की जो सिलेक्शन है वो यूके से 1 ज्यादा है। तो बेटे अगर यूके में सपोज 1 है तो यहाँ 2 होंगी, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होंगी। बेटे 0 नहीं हो सकता, ना ही 3 से ज्यादा हो सकता, बिकॉज 3 एप्लीकेशन थी, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। यूके में मेडिसिन की 1 होगी तो फ्रांस में 2 होंगी, यूके में अगर मेडिसिन की 2 है तो फ्रांस में 3 है। अब लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर मैं यूके और जर्मनी में एक एक ऐड कर दूं, अगर बेटे यूके में भी +1 कर दूं और जर्मनी में भी +1 कर दूं, इन दैट सर्कमस्टांसेस चाइना वुड हैव बीन डबल ऑफ ईच ऑफ द अदर। देखो बेटे अगर चाइना सबके डबल है तो अगर बाकी सारे y हैं तो चाइना 2y है। अगर मैं यूएसए और जर्मनी में एक एक ऐड कर देता हूं तो उससे क्या होगा, चाइना जो है वो बाकी सबके डबल हो जाएगा, मतलब बाकी सारे अगर y हैं तो चाइना 2y है। अब इसमें एक बात समझो बेटे, मैंने 2 अगर 1 1 ऐड किया तो बेटे ये जो टोटल आया y प्लस वाई प्लस 2y प्लस वाई प्लस वाई, ये टोटल जो 6y बन रहा है ये बेटे 30 के इक्वल होगा, बिकॉज दैट इज आफ्टर एडिंग 1 1 इन यूके एंड जर्मनी। That means this y originally has to be 5. तो यूएसए में ओरिजिनली 5 है, यूके में 1 ऐड करने के बाद अगर 5 थे तो ओरिजिनली 4 है, चाइना में 2 into 5 10 थे, जर्मनी में 1 ऐड करके 5 हुए तो ओरिजिनली 4 है, फ्रांस में बेटे 5 है। इस पॉइंट को ध्यान से समझो, बिकॉज प्रोबेबली दिस वाज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। लैंग्वेज ट्विस्ट ही थी यहाँ पे, सो इसके अलावा बाकी पॉइंट्स फिर भी रीजनेबल थे। दिस वाज द ओनली कॉम्प्लेक्स पॉइंट जहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज आ रहे थे।
आई होप ये समझ आए बच्चे। अब बहुत इजी हो जाएगा, इसके बाद नॉर्मली टेंशन नहीं होती। यूएसए में मेरे को 5 एप्लीकेशन चाहिए थी, ऑलरेडी 3 मिल गई हैं, 2 और चाहिए तो 1 1 होगा क्योंकि कहीं 0 नहीं आ सकता। चाइना में बेटे 1 मिल गया है, 9 बचा हुआ है, 9 को एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ 3 3 3, बिकॉज कहीं भी 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। जर्मनी में 4 है, 0 नहीं आ सकता तो 1 1 1 1 होगा। फ्रांस में बेटे 5 चाहिए, ऑलरेडी यहाँ 1 है, अगर यहाँ 3 रख लूं तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ बच के 1 नहीं आ सकता। तो व्हाट इज द ओनली पॉसिबल केसेस, यहाँ 1 1 हो और यहाँ पे 2 हो, तभी टोटल 5 होगा, नहीं तो कहीं पे 0 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 2 है तो ऊपर यहाँ 1 होना चाहिए। वी कैन क्रॉस चेक, टोटल 8 बनाना था, 1 + 1 2 + 3 5 + 3 8। कंफर्टेबल? अब मुझे पता है केमिस्ट्री में टोटल 8 है, नीचे वाले सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। आई फेल सबट्रैक्ट, ये बेटे मुझे पता है यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इस 8 में से अगर नीचे वाले सबट्रैक्ट कर दूं तो ये 1 आ जाएगा। देखो बेटे इस फॉर्मेट को, a tabular for arrangement based question but not based on process or ticks or flowcharts but based on numbers now. A little difficult but yes, this is what we can expect in PO. PO का लेवल आज की डेट में बेटे इतना है कि आपको मेंस में ऐसा कुछ डालेंगे। गुड करीना। रेस्ट ऑल प्लीज गिव मी मोटिवेशन, आर यू विद मी? समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू भव्या, थैंक यू अमन। ठीक है, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्राई इट वंस अगेन। थैंक यू दामिनी फॉर कंफर्मिंग। चलो एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। एक और फॉर्मेट बेटे जो बहुत कॉमनली आजकल दिख रहा है, दैट इज दे आर मिक्सिंग द अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस विद ब्लड रिलेशंस। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होते, बट ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग समझनी पड़ती है, तो ट्राई दिस क्वेश्चन ऑफ योरसेल्फ। अच्छा बेटे, when you was reading this question, what comes to your mind first? I'm not explaining the answer, but अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक तरफ बेटे उनके फैमिली रिलेशंस की बात की हुई है और एक तरफ उनके सिटिंग अरेंजमेंट की बात की हुई है। इस तरह के क्वेश्चन में ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है कि मुझे पहले फैमिली ट्री ड्रॉ करना है कि मुझे पहले सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा टू लेट यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। बट पहले मुझे ये बताओ, जब आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ा तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को? रिया सॉरी बेटा, आई मिस्ड योर मैसेज, आई विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन इफ यू वांट एट द एंड ऑफ द क्लास, बट फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चे। गुड करें ना।
See, understand the idea. When I was looking down to this question, most of the sitting arrangement based statements, जहाँ पर ये बताया हुआ था कौन कहाँ पे बैठा है, statements were based on relations. These sit second to the left of her husband. That means they need to identify these husband. A is not immediate neighbor of his mother. That means again we need to identify A's mother. There's only one person sitting between C and his niece G, but that is not G's father. So we need to identify this. Probably understand the idea because most of the statements are linked somewhere here or there on the basis of their relations. So जब तक मैं उनके relation नहीं समझ पाऊंगा, it would be little difficult for me to move out with the sitting arrangement. तो obviously मैं पहले भी इस क्वेश्चन में इनका फैमिली ट्री ड्रॉ करूंगा, ब्लड रिलेशंस बनाऊंगा, वो निकालने के बाद बेटे शायद मेरे लिए बहुत इजी होगा इनको एक सर्कुलर टेबल पे डालना. तो पुट 2 minutes, ट्राई टू फिगर आउट कि आप लोग ब्लड रिलेशंस का फैमिली ट्री बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो. आंसर मी बेटे पहले कि आपका फैमिली ट्री बना कि नहीं बना. जब फैमिली ट्री बन जाएगा कीप लेट मी नो, आई विल डू द फैमिली ट्री फर्स्ट. No issues, Karina. Take 2 more minutes. Now these questions, bete, next all these questions are practically from the mains level. Okay, I'm not included the pre level. The initial 3 questions were from pre. Anybody who can form out the family tree first? चलो मैं कुछ समझा रहा हूं बेटे, पहले सिर्फ फैमिली ट्री को समझो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या है. सी व्हेन इट सेज डी एंड एफ आर अ मैरिड कपल, बेटे आर अ मैरिड कपल, सो दे आर मैरिड टू ईच अदर, and it says D sits second to the left of her husband, so D is the female in this couple. तो जब मैं इस कपल की बात कर रहा हूं तो इस ग्रुप में मेरे पास फैमिली ट्री में बेटे डी एक फीमेल है, मैरिड टू एफ है. व्हाट आई एम डूइंग इज बेटे पुटिंग सर्कल्स में फीमेल एंड स्क्वायर्स में मेल्स. ठीक है, सो आई एम पुटिंग फीमेल्स इन सर्कल टू अंडरस्टैंड द आइडिया. मेरे पास डी एक फीमेल है, मैरिड टू एफ है. C and A are the only children of D, so they have 2 children, both D and F. One is C, another is A. Not clear with the genders at the moment, no issues. Then it says A is not immediate neighbor of his mother, so A is again a male. उसकी mother D है, वो उसका neighbor नहीं होगा, उसके opposite भी नहीं होगा. There's only one person sitting between C and his niece G, so C is again a male. And if G is C's niece, तो बेटे C की जो niece होगी वो definitely A की daughter होगी. C and A were the only child of D and F, so अगर C की कोई niece है तो बेटे उसके सिबलिंग की, उसके ब्रदर एंड सिस्टर का डॉटर होगी. दैट मींस ए की जो डॉटर है वो जी है. फिर वो कह रहे ई बैचलर है, अनमैरिड मेल है,
सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिज अंकल ए। अब बेटे ए किसका अंकल होगा? जो सी का चाइल्ड होगा। तो सी का चाइल्ड कौन है? ई। सो ई का बेटे जो ई के फादर सी हो गए। आगे दिया हुआ जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ हर आंट बी। अब यहाँ पे जी की आंट कौन हो सकती है? ए एंड सी वर द ओनली चाइल्ड ऑफ डी एंड एफ। तो जी की जो आंट होगी वो डेफिनेटली बी, यहाँ आ जाएगी सी की वाइफ। ठीक है, जी के लिए वो आई वुड से अगर हिंदी में बोलना चाहता हो तो चाची होगी भी। एंड देन वी वांटेड सी एंड हिज सिस्टर इन लॉज और इमीडिएट नेबर। अब इस फैमिली ट्री में जो सी की सिस्टर इन लॉ होगी बेटे वो एच की वाइफ होगी। एंड व्हाट वी कैन फिगर आउट, सिर्फ एच बचा हुआ था, रेस्ट ऑल वर ऑलरेडी एलोकेटेड। तो इस फैमिली ट्री में बेटे जो अपर मोस्ट जनरेशन है उसमें डी और एफ कपल है। दे हैव टू चाइल्ड्स ए एंड सी married to B and H respectively, where B and C would have a son E, and I would say A and H have a child G. इतना देखो बेटे, पहले समझ आया सबको? बच्चे बेसिक फैमिली ट्री क्लियर हो गया? गुड। अब बेटे मुझे देखो अरेंजमेंट बनाना है। फिर से अरेंजमेंट बनाने के लिए लिंक्स ढूंढने जरूरी है। पहली स्टेटमेंट में मुझे पता लग रहा है कि डी और एफ का नाम यूज हो रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। थैंक यू रियाज। बेटे डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, दैट मींस एफ। सो डी और एफ के बारे में बात हो रही थी। फिर बेटे ए को कहा हुआ है वो डी के ऑपोजिट नहीं है, उसके नेबर भी नहीं है। और यहाँ पे फिर से ई और ए को लिंक किया हुआ है। तो अगर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड। तो लेट्स से अगर यहाँ एफ है तो सेकंड टू द लेफ्ट उसके डी यहाँ होगा। ए जो है वो अपनी मदर की नेबर नहीं है, तो ए बच्चे इस पोजीशन पे नहीं हो सकता और उसके ऑपोजिट भी नहीं हो सकता। परफेक्ट है। अब ए के पास तीन पोजीशंस है, मैं तीन केसेस बनाने से तो रहा, तो मैं पहले स्टेटमेंट पे आ जाऊंगा। E sits third to the right of A but neither opposite to his father nor his grandfather. अब बच्चे लॉजिकली समझो, अगर मैं ए को यहां रख लेता तो ई उसकी थ्री पोजीशन राइट पे यहां आ जाता, बट ई एफ के ऑपोजिट नहीं हो सकता। फिर ए को अगर यहां रखूंगा तो थ्री पोजीशन राइट पे डी आ जाएगा, ये भी केस पॉसिबल नहीं है। सो ए के लिए बेटा ए की पोजीशन बच गई ये वाली, और ई उसके थ्री पोजीशन राइट पे यहां पे आ जाएगा। इससे ए और ई फिक्स हो गए। और ई के ऑपोजिट यहाँ पे सी भी नहीं होना चाहिए, इस पोजीशन पे सी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ई जो था वो अपने फादर के और अपने ग्रैंडफादर के ऑपोजिट नहीं बैठ सकता। ठीक है बच्चा? तो मेरे पास ए डी ई एफ फिक्स हो गया और मुझे पता लग गया कि सी कुड नॉट अकर एट दिस पोजीशन। अब सी के बारे में एक तो कहा हुआ था सी एंड हिज सिस्टर इन लॉज इमीडिएट नेबर, तो सी एच के साथ होना चाहिए। अब बेटे लॉजिकली अगर सी एच के साथ आएगा तो या तो सी एच यहाँ पे होंगे या एक यहाँ पे होगा। ठीक है, और बेटे मुझे कहा हुआ है सी और जी के बीच में एक ही चाहिए। तो अगर सी और जी के बीच में एक ही चाहिए तो दिस पोजीशन हैज टू बी ऑक्युपाइड बाय जी। यहाँ पे सी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ सी होता तो सी और ए के बीच में एक आता। तो दिस इज द पॉसिबल केस, एंड व्हाट इज लेफ्ट इज बी वुड डेफिनेटली ऑक्युपाई दिस पोजीशन। सो वाज नॉट अ वेरी टफ वन बच्चे, ध्यान से देखो। सिर्फ फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट थी, पहले फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज उसके बेसिस पे अगली स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर उसको ड्रॉ कर लेते वुड हैव बीन इजियर टू मूव विद द स्टेटमेंट्स नाउ। Get that confidence with it. They don't come with questions which are very tough questions. See, understand the idea. The expectation is not कि वो आपसे क्वेश्चन मिस कराना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करो कि अगर आप राइट फॉर्मेट से बना रहे हो तो यस विल बी सॉल्व, कैन बी सॉल्व इन 3 to 5 minutes depending upon the difficulty level of the paper. 3, I would say the ideal time devotion should be 3-4 minutes. Means yes, you can take 5-6 minutes for a question. Comfortable बच्चे? I hope you have taken the screenshot for the answers also. Anybody who needs me to explain any point in this question? Please बच्चे confirm. Thank you Namrata. Rest all बच्चा. भव्या, अमन, रियाज, करीना, क्लियर है?
थैंक्स फॉर कंफर्मिंग बेटे, गुड, थैंक यू सो मच। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वांटेड यू टू बी लिटिल मोर क्लियर विद वन मोर फॉर्मेट, थोड़ा सा ब्लड रिलेशंस क्योंकि करवा रहा था, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। रीड द क्वेश्चन, दिस इज वन क्वेश्चन दैट आई फील बहुत लोगों का अड़ जाता है, खासकर जब मेंस में बैठे होते हैं, probably you skip this question. Read this question clearly, I definitely would explain how to go about this question now. रियाज बेटे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था बच्चे, मैंने सेड आई हैव ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इन द फैमिली, सो दे आर थ्री डिफरेंट जनरेशन बेटे। जैसे अगर आप हो और आपके पेरेंट्स हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं फैमिली में, सो यू विल बी रिप्रेजेंटिंग थ्री डिफरेंट जनरेशन इन दिस केस। पिछले क्वेश्चन में देखो बेटे, हमने ऊपर किया था ना परफेक्ट, डीएफ थे, उसके बाद दो थे, उसके बाद फिर थे। देखिए, टू पेरेंट्स के लिए बच्चे लॉजिकली समझ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंडफादर एंड फादर वुड मीन सेम ना। अगर मैं ग्रैंडफादर और फादर बोल रहा हूँ तो बेटे मैं खुद इंक्लूडेड नहीं होऊंगा उस फैमिली में, तो दो जनरेशन के लिए ऑब्वियसली पेरेंट और चाइल्ड होगा, ग्रैंडफादर फादर के साथ बच्चे भी होंगे ना बेटे। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ दो जनरेशन है तो सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड होगा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स विल गिव यू द थर्ड जनरेशन। अच्छा, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, इफ यू स्पेंड 2-3 मिनट्स ऑन दिस क्वेश्चन, कैन यू फिगर आउट कि आपको जब इस क्वेश्चन में करना क्या चाहिए, पहले स्टार्ट कैसे करना चाहिए, शुड आई ड्रॉ फैमिली ट्री और यू नीड टू गो अदर वे अराउंड। एक बारी पहले क्वेश्चन को बेटे पढ़ा करो। अमन से फैमिली ट्री बनाना चाहिए। अच्छा अमन बेटे, अगर फैमिली ट्री बनाते हो तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यूज करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट्स क्लियरली दिखा रही हैं कि हाँ यार ये उसका भाई है, या ये उसकी सिस्टर है, या ये कुछ ऐसा है। उसने कहा एवरीबडी इज रिलेटेड टू बी इन वन वे और द अदर। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दिखी जहां ये दिख रहा है नम्रता करे ना, अमन के बी का यार ये भाई है, या ये बी की वाइफ है, या ये बी की सिस्टर है। करे ना, प्रॉब्लम समझ बेटे, बी के हिसाब से पता चलेगा कि उसके कितने ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं एक्सेट्रा। वही पूछ रहा हूँ बेटे, कहाँ ऐसी स्टेटमेंट दी हुई है कि बी का भाई कौन है, बी की सिस्टर कौन है, बी का सन कौन है या डॉटर कौन है। ये क्लियर है कि बी का एक भाई है, बी की एक सिस्टर है, बी का एक बेटा है, बी के फादर है। ठीक है, बट कौन बी की वाइफ है, या कौन बी का फादर है, कौन बी का सन है, ऐसा कुछ भी कहीं मिल रहा है।
एक बार सारे दोबारा से स्टेटमेंट्स को पढ़ो, स्पेंड वन मोर मिनट. कैन यू आइडेंटिफाई एनी रिलेशन ओवर हियर? In terms of names, we can identify, yes, we have a father of B, there is has to be B's brother, B's sister, B's wife, B's child. But who is who? प्रॉब्ली बेटे यहाँ पे यही गलती होगी. ठीक है, देखो मैंने जानबूझ के दोनों क्वेश्चन डाले थे, ये समझना बहुत जरूरी है. इस क्वेश्चन में फैमिली ट्री बनाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं जितनी भी स्टेटमेंट्स को 2 या 3 बार ही पढ़ लूं, मुझे किसी भी स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किसका रिलेशन किससे क्या है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया बेटे, करें ना, बिकॉज वाई इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज शायद मैं उसको फॉर्मेट गलत कर रहा हूँ. बेटा मेरा यही पर्पस है, प्लीज इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट सारे ले लो. ठीक है, और दोबारा से मेरे पॉइंट्स को रिकॉल करने की कोशिश करना. मैं फिर बोल रहा हूँ बेटे, हमारे जो वीडियोस हैं ये यूट्यूब पे रिकॉर्डेड हैं. ठीक है, चंदन सर अभी आपको बेटे यूट्यूब का लिंक भी दे देंगे. आपको अभी बेटे सारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे दिए जाएंगे. कुछ भी करना है, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट. ठीक है, आपके पास बेटे अगर ऑन एस्पिरेशन अकाउंट से, तो हम बार बार बोल रहे हैं बेटे, वहां पे बहुत सारे टॉपिक टेस्ट पड़े हैं, बड़ी तरह के फॉर्मेट से आपको करने हैं. और अगर किसी को लगता है कि को कंसेप्चुअली वीक है, यू वांट टू गो फर्दर, डेफिनेटली वी आर स्टार्टिंग अप विद कमिंग अप विद न्यू बैचेस आल्सो, यू कैन कम एंड जॉइन अस. ठीक है, बट मेरे लिए बहुत समझना बच्चे इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे कि मैं फॉर्मेट कैसे करूंगा. इस क्वेश्चन में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर्मेटिंग जो है वो फैमिली ट्री की नहीं है. तो ध्यान से मेरा एक्सप्लेनेशन समझना. अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना होगा तो मैं कैसे करूंगा. मैं बच्चे यहाँ पे मोर ऑफ रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा, rather than focusing on their family tree. ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा हूं, बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटे, यहाँ पे मेरी जो स्टेटमेंट है उसमें फैमिली ट्री समझ ही नहीं आ रहा है. तो ध्यान से देखो, पहली स्टेटमेंट था जे सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी सन. पीज मदर एल इज टू प्लेसेस राइट ऑफ जे. सो मेरे पास अभी ये जे कॉमन फैक्टर था, जिसको बी के सन के और पीज की मदर से रिलेट कर सकते हैं. टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन जे एंड डी. ठीक है, and for me what is important is L is sitting at one of the extreme ends. So P की मदर जो L है वो राइट ऑफ J है और एक एक्सट्रीम एंड पे है. तो पहले बेटे मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ये L है, she has to be P's mother. आई एम नॉट ड्रॉइंग द फैमिली ट्री बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में फैमिली ट्री बनाने से फायदा होगा, मुझे कुछ दिया नहीं हुआ. तो मैंने पहले L लिखा और मैंने कहा वो जो है वो P की मदर है. अब बच्चे ये जो L थी, she was what? P's mother L is two places right of J. तो मुझे बेटे यहाँ पे J मिल जाएगा. ठीक है, and J is sitting second to the right of B's son, so this has to be my B's son. पॉइंट समझ में आया बेटे. मैं यहाँ से भी फिलहाल क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे इस क्वेश्चन में नाम से फैमिली ट्री नहीं बन रहा था. मैंने 2-3 मिनट स्पेंड करके देख लिया, फैमिली ट्री का कुछ पता नहीं लगा, तो मैंने इसको ऐसे स्टार्ट करने. Now this says there are two people sitting between J and D's brother. So बेटे this has to be D's brother. So मैंने अभी फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स ली, एंड 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी सन एंड बी फादर. अब बेटे बी सन और बी फादर के बीच में अगर 2 लोग हैं, वो पॉसिबिलिटीज है, मैं स्टेटमेंट को भी छोड़ रहा हूं. बट देन एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी फादर, बिकम्स रिटर्न मोर क्लियर कि यहाँ पे मेरे पास कौन होने चाहिए, बी के फादर. बेटे देखो, पहले इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया सबको, इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना क्लियर है. आगे चल रहा हूं. आगे बेटे ध्यान से देखिए तो मुझे क्या दिया हुआ था, H and B's only brother are sitting together. बेटे H जो है वो B के ब्रदर के साथ है, अभी क्लियर नहीं है. B's brother is sitting second to the left of B, ये भी अभी क्लियर नहीं है बिकॉज दिए नहीं हुए. 2 people are sitting between H and B's sister, ये भी क्लियर नहीं है. सो बेटे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, daughter of J is neighbor of D, P's father, P के father is sitting immediate right of B's wife, B's wife is immediate neighbor of P. अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं दोबारा से एक बार देख रहा हूँ. मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट कर ली, J सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ B सन, P ये हो गया.
2 people are sitting between J and D's father. Then बेटे 2 people are sitting between B's son and B's father. L is immediate हो गया, ये भी हो गया. It says H and B's only brother are sitting together. B's brother is sitting second to the left of B. जो B का brother है वो second to the left of B है. And 2 people are sitting between H and B's sister. मैं कुछ miss कर रहा हूँ. Let me go through it once. एक सेकंड बेटे, आई प्रॉब्ली इज मिसिंग आउट अ स्टेटमेंट. मैं पीछे से एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा मुझे. यहाँ पे शायद कट कॉपी में कुछ प्रॉब्लम है. जे सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी सन इज डन. P's mother L is 2 places right of J. 2 people are sitting between J and D's brother. We have done that. 2 people are sitting between B's son and B's father. We have done that. L is an immediate neighbor of B's father. We have done that. Okay. मैं फिर ये स्टार्ट करूंगा बेटे. B's brother is sitting second to the left of B. देखो जहां भी B है उसके 2 प्लेसेस लेफ्ट पे B का भाई होना चाहिए. अब देखो बेटा अगर यहाँ पे B रख लूं तो यहाँ B का ब्रदर आ सकता है. ये B नहीं हो सकता क्योंकि ये B का सन है. अगर ये B रख लेता हूं तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये B का भाई हो जाएगा. बट बेटे जो B का भाई है अगर वो D का भी भाई है तो B का एक ही ब्रदर नहीं हो सकता. बट इट इज इंपॉर्टेंटली गिवन दैट B हैज ओनली वन ब्रदर. तो यहाँ पे भी B पॉसिबल नहीं है. ये J है, ये B के फादर है, ये L है. दैट वाज द ओनली प्रोबेबल ट्विस्ट ओवर हियर कि ये B होना चाहिए और ये B का भाई होना चाहिए. बच्चे ट्विस्ट समझो, यहाँ पे सिर्फ यही कंफ्यूजिंग था कि मुझे देखना था कि B कहाँ आ सकता है. बेटे B जहां भी आएगा उसके 2 प्लेसेस लेफ्ट पे B का ब्रदर होना चाहिए. दिस बिकम्स द ओनली पॉसिबल केस. तो अगर बेटे B D का ब्रदर है तो ऑब्वियसली जो B का ब्रदर है वो यहाँ D होगा. इस पॉइंट को थोड़ा सा देख लेना बच्चे, बिकॉज प्रोबेबली इवन आई गॉट अ मिनट टू अंडरस्टैंड दैट. ये कंफ्यूजिंग पॉइंट था जो इसका मतलब B and D आर दी ओनली ब्रदर्स अमंग देमसेल्व्स. अब बच्चे मुझे क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे दिया होता H and B's only brother are sitting together, so this has to be H. 2 people are sitting between H and B's sister, so this has to be B's sister. Then it is given that B's wife is immediate neighbor of P. अब बेटे B की वाइफ इसका मतलब यहीं पे आ सकती है क्योंकि बाकी सारी पोजीशंस हमने ऑक्युपाई कर ली हैं. एंड P's फादर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ B's वाइफ. तो ये बेटे जो B के फादर हैं वो P के भी फादर होंगे और ये इसका मतलब P होगी क्योंकि B उसके साथ थी. अब B's फादर अगर P के भी फादर हैं तो इसका मतलब B और P जो है वो B की सिस्टर है. वी कैन फिगर आउट हियर आल्सो. कंफर्टेबल. और मुझे दिया हुआ है 20, यहाँ पे दिया हुआ था बच्चे N इज यंगर देन F. तो B के फादर में से यंगर और B के सन में से ये N होगा और ये F होगा. ठीक है. एंड डॉटर ऑफ J इज नेबर ऑफ D. तो D की जो नेबर है वो J की डॉटर है. ये बेटे डॉटर ऑफ J है और J जो है अगर वो B की वाइफ है दैट मींस ये B की भी डॉटर है. सो PO में डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल अगेन. ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे. समझ आया? Was definitely little confusing. एक बारी बेटे इसका स्क्रीनशॉट लो. इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था बस बच्चे समझने वाला कि यहाँ पे मेरे पास B होना चाहिए. ठीक है. And this has to be D. That has to be B's brother. So बेटे that was the major format that I wanted to discuss. इसके अलावा एक दो फॉर्मेट्स और होते हैं जहाँ पे इनसाइड आउटसाइड वगैरह की बात होती है. I've obviously not touched that because वो फॉर्मेट्स हम पहले भी थोड़े बहुत कर चुके थे in the previous workshops. But I hope I have made my purpose. थोड़ा बहुत बच्चे समझ आया सबको? ठीक है. Okay. So that was all about the day today because we already got late by 15 minutes. So I wanted to now complete the class. ठीक है बच्चे. Thank you so much for the day. Hope to see you in the further sessions. We are coming up with a new webinar on how to target verbal for your banking section on Tuesday. Okay. Thank you Aman. Thank you Karina. ठीक है.
Hope to see you guys in the further workshops, and for other details, definitely you can talk to Prabhat sir and Chandan sir. Okay. Thank you, Damini. Thank you so much, bache. Thanks for the day. Thank you, Jinti and Riaz. So I'm gonna leave right now. Thank you so much, everybody.